तुम्हें से कोई ऐसा भी है जो फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहा है? नो सर। हाँ, तो क्या क्या करवा दिया मैंने अब तक, ये बता दो। आज की क्लास रिवीजन की होगी। सर हम्म। कल मेरा लेक्चर थोड़ा मिस हो गया था सर, कल वाला एक बार थोड़ा रिपीट कर दोगे सर? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या रिपीट करना है? ये सेल क्या वाला सुना पढ़ा था, रहे सर। मतलब कितना क्या क्या करवाया था मैंने, क्या सुना है तुम्हें? सेल ये के बता। बारे में बता दो सर आपने कल। हाँ, चल तो सेल ही रहा है, पूरे पेपर का नाम ही सेल है। हम्म। तो क्या क्या कुछ करवा रहा था मैं? चलो ठीक है, स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ, मैंने क्या क्या करवाया है अब तक। मैंने बताया था भाई सेल क्या होती है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। सेल के कंपोनेंट के बारे में बताया था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के, इंक्लूडिंग सेल एनवलप, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, या सिंपली पहले प्लास्टिड लिख लेते हैं। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स में मैंने 3 टाइप्स बताए थे, उसमें से एक क्लोरोप्लास्ट था, एक क्रोमोप्लास्ट था, और एक था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। ये टाइप बताए थे, दिख नहीं रहा उधर। ठीक है। ये टाइप बताए थे प्लास्टिड्स के। और क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 मेजर टाइप्स बताए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या था? हाँ हाँ, लाइसोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वो भी रह गए 2 और हैं। यहाँ पे जगह नहीं बची, माइटोकॉन्ड्रिया छोटा कर देते हैं, एम बना देते हैं। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज बोल सकते हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है। ये मेजर से कंस्टिट्यूएंट थे, और उसके अलावा कुछ में वैक्यूल्स भी होते हैं। तो इन कंस्टिट्यूएंट के बारे में बताया था। फिर मैंने सेल एनवलप को थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताया था कि सेल एनवलप के अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और कुछ सिक्रीशंस हो सकते हैं, एक्सटर्नल सिक्रीशंस बोल सकते हैं उनको। डिपोजिशन भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल डिपोजिशन, क्योंकि ये बाहर के ही सिक्रीशंस हैं। तो ये होता है सेल एनवलप के अंदर। उसके बाद मैंने बताया
सेल वॉल के अंदर क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होती है। कि सेल वॉल के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज मैट्रिक्स एंड अनदर वन इज फाइब्रिलर कंपोनेंट। ठीक है। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया था। एक्सटर्नल डिपोजिशंस के अंदर क्या क्या रहता है। सेल वॉल के बारे में मैंने पहले केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया था। एक मिनट, सेल वॉल आप इसको मिटा देते हैं। जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल के अंदर मैंने इन टॉपिक्स को बताया था। वन इज केमिकल composition, second one is layers, एंड सिंथेसिस के बारे में बताया था कि सेल वॉल का सिंथेसिस कैसा होता है, और सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में बताया था कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं। इनमें से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ भी रिपीट करवाना हो तो पूछ सकता है कि सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के अंदर क्या होता है। उसके बाद मैंने बात की थी कि सेल वॉल की लेयर्स क्या क्या होती हैं, जिसमें मैंने बात की थी तीन मेजर लेयर्स की। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थर्ड लगा के डॉट, टर्शियरी सेल वॉल। सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे हुई थी, ये प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन की थी। सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं। अब सेल वॉल के फंक्शंस कौन कौन बताएगा मेरे को, जल्दी बताओ। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, कोई सुन भी रहा है नहीं? लो। सर हाँ, तो सेल वॉल के फंक्शंस बताओ जल्दी। आवाज तेज करके बोल रहे ना। हेलो। सर इट एक्ट एज फिजिकल बैरियर। और एक तो हो गया फिजिकल बैरियर, और क्या करेगा? प्रोवाइड मेंटेन्स बैलेंस। ठीक है। ओस्मोटिक बैलेंस। और स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये रेयर है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज जो है ना, ये कम होता है, रिड्यूस लेकिन वाटर होता है। और रिड्यूस वाटर लॉस। हाँ, प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस बोल सकते हो इस चीज को। बेटर बेटर अगर तरीके से बोलो तो प्रिवेंट्स एक्सेस वाटर लॉस। ठीक है सर। एक्सेस लॉस ऑफ, ये लो। और बताओ, और कुछ रह गया हो? पैथोजन अटैक को भी रोकता है ना। प्रिवेंट्स पैथोजन अटैक। हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। हाँ, सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो होगी नहीं। अगर ये सेल वॉल ढंग से ग्रो ना करे, ढंग से फंक्शन ना करे, तो सेल ग्रोथ होनी पॉसिबल ही नहीं है। तो हेल्प करेगा सेल ग्रोथ में। ठीक है। और कुछ हो गया बहुत, है ना। प्रोटेक्शन का काम करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने सर का काम। बोर्ड में दिखाई दे रहा है। हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही सर। बोर्ड, अच्छा, ओके। अब बोल रहे हो इतनी देर बाद, पहले बोल देते, मेरा ध्यान नहीं था उस तरफ। वही चीज मैंने लिखी है जो तुम बता रहे थे। हेल्प्स इन ग्रोथ, फिजिकल बैरियर की तरह फंक्शन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज का भी फंक्शन करता है कभी कभी। ठीक है।
एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, और पैथोजन अटैक को भी रोकता है, प्रिवेंट्स पैथोजन अटैक, ये लास्ट पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस। केमिकल कंपोजिशन में किसी को कोई डाउट हो या सुन ही नहीं रहे थे, ये भी बता दो। केमिकल कंपोजिशन पता है, सेल वॉल के क्या क्या होते हैं? और इसमें दो चीजें आती हैं मेजर, वन इज फाइब्रिलर कंपोनेंट, वन इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर अगर प्राइमरी सेल वॉल हो तो उसमें मैट्रिक्स के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या रहता है? मैट्रिक्स के अंदर ज्यादा अमाउंट में ऑब्वियसली वाटर, 40 to 60% था ना मैट्रिक्स के अंदर वाटर। उसके अलावा स्क्रीन मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या स्क्रीन होता आ है? गई सर, स्क्रीन। फिर आ गया, ये लो, अब बताओ, दिख रहा है? हाँ, तो मैं केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, सेल वॉल की, ठीक है। सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन जो मैं पहले बता चुका हूँ। फाइब्रिलर कंपोनेंट के अंदर इसमें क्या होता है? एक तो होता है फाइब्रिलर कंपोनेंट, एक होता है मैट्रिक्स, है ना, सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में। तो फाइब्रिलर जो कंपोनेंट होता है वो किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज फाइब्रिल्स का, है ना, सेल्यूलोज फाइब्रिल्स का बना होता है ना। हेलो, ये बैकग्राउंड नॉइज कहाँ से आ रही है? हेलो, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है? वन इज वाटर, अनदर इज हेमीसेल्यूलोज। कुछ नहीं बोलोगे, मतलब पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसे कोई पैक्टिन। फायदा नहीं है। हाँ, और क्या रहता है? पैक्टिन। यस पैक्टिन सर। का क्या काम था? क्या फंक्शन होता है पैक्टिन का? सर डिटरमाइन करता है हाइड्रेशन को और हाँ, सोजल चेंजेस में जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। फिलर सब्सटेंस है उसके अलावा, यानी कि सेल वॉल के मटेरियल को ज्यादा फिल करने का काम करता है। हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, और क्या क्या रह गया मैट्रिक्स के अंदर? प्रोटीन्स। हाँ, प्रोटीन रह गए, लिग्निन्स। लिग्निन भी है, और क्या है? एक और चीज रहेगी, फैट, लिपिड, ठीक है। तो लिग्निन का क्या फंक्शन रहता है? लिग्निन का बताओ। लिग्निन फंक्शन, टफनेस, रफनेस, रफनेस प्रोवाइड करता है, रफ होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रफनेस एंड स्ट्रेंथ। लिग्निफिकेशंस की वजह से ही डेथ हो जाती है सेल्स की कई बार, एक्सेस लिग्निफिकेशन की वजह से जो है, ज्यादा इसकी अमाउंट पाई जाती है किसमें?
जाइलम के टिश्यूज के अंदर? जाइलम पता होगा, पता है? जब हम बात करते हैं वस्कुलर बंडल्स की, वस्कुलर बंडल्स की, तो वस्कुलर बंडल्स क्या है? जो प्लांट्स के मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें दो मेजर टाइप के टिश्यूज होते हैं, वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जो फ्लोएम है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड सब्सटेंसेस का या हार्मोन्स का। हालांकि कुछ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू भी होता है, लेकिन मेजर जो ट्रांसपोर्ट रहता है उसका हार्मोन्स का, वो फ्लोएम के थ्रू ही होता है। जाइलम का मेन फंक्शन अगर में डिफरेंशिएट करें फंक्शन के बेसिस पे, तो जाइलम का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट का। फ्लोएम का जो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड। ठीक है, प्लांट्स के लिए फूड क्या है? प्लांट्स के लिए फूड है मिनरल एलिमेंट, जो वो सोयल से लेते हैं, लेकिन मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट तो जाइलम से हो रहा है। अब ये जो फूड जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, ये वो वाला फूड है जो लीफ ने सिंथेसाइज किया है। ठीक है, जो लीफ ने सिंथेसाइज किया। तो इनमें कंफ्यूज मत होना कि फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लोएम, प्लांट्स के लिए फूड क्या होता है? मिनरल्स। तो ऐसे नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को सोयल से एब्सॉर्ब करता है, लीफ तक पहुंचाता है। लीफ क्या करती है? फिर से फूड को सिंथेसाइज करती है, कार्बोहाइड्रेट फूड को। वो कार्बोहाइड्रेट फूड हर एक सेल के पास जाता है, हर एक सेल उसको यूटिलाइज करती है, रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ही केमिकल रिएक्शन से होती है। हालांकि उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं रेस्पिरेशन के, वो अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स होने का मतलब क्या है? ये बात जो मैं अभी बता रहा हूं, ये बात हर एक मतलब लाइफ साइंस के हर एक पार्ट के अंदर काम में आने वाली है, जो मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें। C6H12O6 क्या है ये? ग्लूकोज। इसका होता है रेस्पिरेशन, यानी कि इसका ब्रेकडाउन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीजन ली इसने प्लस O2। एरो थोड़ा सा आगे से बना लेते हैं, C6H12O6 प्लस O2। फाइनल अगर इसका कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, तो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है ATP की फॉर्म में। ATP काम करता है हमारी बॉडी में एज एन एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी में ही नहीं, मतलब सिर्फ ह्यूमंस की बॉडी में ही नहीं, लगभग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये एज ए एनर्जी करेंसी काम करता है। तो हुआ क्या यहां पर? इसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स थे, इसके केमिकल बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर थी। जब ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, तो CO2 बनती है और वाटर बनता है और एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी ATP की फॉर्म में भी कैसे बाउंड होती है? ये जो ATP है ये पहले किस फॉर्म में था? ADP की फॉर्म में था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसके पास दो फॉस्फेट ग्रुप थे, एक और फॉस्फेट ग्रुप आकर के इससे ज्वाइन करता है। पहले ये पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में होता है, इसमें दो फॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट इससे बाइंड हो गया, एक फॉस्फेट रिलीज हो गया। तो मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप इससे ज्वाइन होता है, और ये इस रिएक्शन के अंदर ये जो एनर्जी है यहां से निकली, वो इस के अंदर बंद हो जाती है, एक तरह से क्लोज हो गया। जैसे आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि ये एक वो बॉक्स है जिसमें कि फॉस्फेट ये अलग लीड की तरह फंक्शन कर रहा है, और एनर्जी आई, इसने ट्रैप कर लिया, ATP में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अंदाजा सा लगा सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान तो एनर्जी की जरूरत होती है, और जब बॉन्ड टूटते हैं तब एनर्जी निकलती है, ऐसा होता है। ऐसा तो तब होता है जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो ग्लूकोज का,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन अगर ऑक्सीजन की होती है डेफिशिएंसी या एब्सेंस, तो उस केस में कुछ अलग ही तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि इथेनॉल बन जाता है कभी कभी, कभी कभी और गैसेस बन जाती हैं, ऐसे भी प्रोडक्ट बनने के तैयार हो जाते हैं, या मिथेनॉल बन के तैयार हो जाता है। और क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं अल्कोहल के अलावा? दूसरे एसिड्स बन सकते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है ना। लैक्टिक एसिड एक सिंपल सा एग्जांपल है, जो मसल के बारे में तुम स्टडी करते हो तो बताते हैं। लैक्टिक एसिड वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो तब होता है जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो या कमी हो या ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, ठीक है। ऑक्सीजन जब वेल अबंडेंट अमाउंट में रहेगी, कंप्लीट जब ब्रेक डाउन होगा, तब CO2 H2O और ATP बनेगी। और ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम रहती है, चाहे वो कोई भी हो। एक प्रोसेस होती है जो प्लांट्स में ही होती है, मतलब ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होती है। तो उनके अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स है, बस और कुछ भी नहीं है। CO2 उन्होंने ली, वाटर लिया, यहां पर उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, बॉन्ड बनाने हैं, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से आती है? सनलाइट से ऊपर से आती रही है। सनलाइट से एनर्जी आई, क्लोरोप्लास्ट ने उसको ट्रैप किया, क्लोरोफिल पिगमेंट्स ने उनको ट्रैप किया, उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से जो एनर्जी थी वो सही यूटिलाइज हुआ उसका, और फिर ये ग्लूकोज बन के तैयार हुआ। सिंपल रिवर्स ऑफ दैट रिएक्शन। बस इस रिएक्शन को याद रखना, बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। अगर ये केमिकल रिएक्शन में तुम्हें नहीं याद रही तो दिक्कत आ सकती है थोड़ी थोड़ी हर एक जगह पर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम फ्लोएम का पता चल गया होगा सबको? हाँ भाई, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। जाइलम और फ्लोएम पता चल गया ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। यस सर। हाँ, तो मैं मैट्रिक्स के कंपोनेंट बता रहा था तुम्हें। वाटर होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्रोटीन, लिग्निन, लिपिड। हेमीसेल्यूलोज का क्या फंक्शन था? हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज मैंने बताया था कि बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इसमें, बहुत अलग अलग तरह के छोटे छोटे। जैसे यहाँ पर तो फाइब्रिलर कंपोनेंट में सिर्फ सेल्यूलोज था। सेल्यूलोज के अलावा दूसरे पॉलीसेकेराइड्स हैं, यानी कि जो शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, ऐसे पॉलीसेकेराइड्स। उनका काम क्या होगा, ये जो फाइब्रिलर कंपोनेंट है, इसको दूसरे कंपोनेंट्स के साथ ज्वाइन करना, क्रॉस ब्रिज बनाना। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का काम हेमीसेल्यूलोज का रहता है। और हेमीसेल्यूलोज किस तरह की सेल वॉल के अंदर मोस्ट अबंडेंट रहता है? लेयर्स के बारे में जब मैं बात कर रहा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसमें से किसमें ज्यादा अबंडेंट रहता है हेमीसेल्यूलोज? टर्शियरी में। यस, टर्शियरी में। टर्शियरी सेल वॉल के अंदर हेमीसेल्यूलोज जो है मोस्ट अबंडेंट रहता है। प्रोटीन, लिपिड का तो जहां पर भी होगा फंक्शन वही होगा, कुशन लाइक, शॉक एब्जॉर्बेंस, या फिर इंसुलेशन, ऐसा फंक्शन। प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बस और कुछ नहीं खास। एडहेशन, सेल एडहेशन में या फिर इलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक। और मैंने बताया था मिडल लैमेला। मिडल लैमेला किस चीज की बनी होती है? मिडल लैमेला है क्या वैसे, याद है किसी को? यस, इट इज सीमेंटिंग मटेरियल विच जॉइंस द सेल्स टुगेदर। सीमेंटिंग मटेरियल ये जो है, ये किस चीज का बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। और क्या होता है इसमें? थोड़ा थोड़ा सेल्यूलोज भी होता है, Cellulose. और दूसरे पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, लेकिन वो कम अमाउंट में होते हैं ना। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करना हो मिडल लेवल को, तो उसके लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? अगर हम Pectination. इसे, हाँ, पैक्टिनेज एंजाइम ऑब्वियसली। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर सकते हैं, हॉट वाटर Ammonium. यूज कर सकते हैं, और अमोनियम ऑक्सलेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, पहले पिछली क्लास में बताई थी ना। और क्या क्या बताया था मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो नाम और थे, क्या क्या बताया मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम?
Cell- प्लाज्मा लैमिना और The cell सेल मेम्ब्रेन। यस, प्लाज्मा लेमा एंड सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई नहीं दे रहा। सेल को जॉइन करके रखती है, सेल को जॉइन करके रखती है। सेल को ज्वाइन करके रखती है। सेल वॉल भी तो है बाहर से, वो भी सेल को बाउंड्री बना के रखती है, सेल की शेप प्रोवाइड करती है। तो इसका क्या काम हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? हम्म अलो मटेरियल्स टू एंट्री और एग्जिट द सेल। सेल के अंदर मटेरियल्स कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, या किस मटेरियल की एक्सेस है, किसकी जरूरत है, ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। अलो एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द सेल। अलो एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस into and out of the cell बोल सकते हैं, into and out of the cell। ठीक है। कुछ दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है अभी भी बताया मैंने। यस, रेस्पिरेशन। एटीपी सिंथेसिस। यस, एटीपी सिंथेसिस, पावर हाउस ऑफ सेल, एज रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स बताए थे, जल्दी बताओ। क्रोमोप्लास्ट। हाँ, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, 3 मेजर टाइप्स थे। ठीक है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। Yes, packaging of materials and directing the materials coming in and मतलब उसको डायरेक्ट करता है materials को कि वो क्या काम करेगा। डायरेक्ट्स द मटेरियल। सर एक बार जाइलम फ्लोएम वैसे बता दो सर एक बारी। जाइलम जो है वो कंपोनेंट क्या फंक्शन होता है, सो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। जैसे प्लांट्स के पास रूट है, रूट से उसने एब्जॉर्ब किया मटेरियल्स को, रूट से प्लांट ने एब्जॉर्ब किया मटेरियल्स को। मटेरियल्स को क्या क्या एब्जॉर्ब करेगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, साथ में मिनरल्स आ जाएंगे घुल घुल के पानी में, है ना। यस तो यस वो सर। ट्रांसपोर्ट जाइलम करेगा। बाकी फ्लोएम करेगा। फ्लोएम क्या काम करेगा, जो लीफ ने सिंथेसाइज फोटोसिंथेसिस करके जो फूड तैयार किया है, जो फूड है प्लांट के लिए, एक्चुअली दैट इज द सेम एज एनिमल्स। सेम कैसे कि मतलब वो भी रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज को ही ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए डायरेक्ट मिनरल्स को ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो लीफ ने फूड सिंथेसाइज किया वो जब दूसरे प्लांट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना है तो वो काम होगा फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, और कुछ? बुक वगैरह अपनी ले लेना और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करवाऊं तो तुम साथ में कोऑर्डिनेट कर सको, यानी कि चीजों में कोई समस्या ना आए। मैसेज कर रहा है क्या कोई तुम्हारे में से? दो सर दिन से बॉटनी वो। के हाँ, 2 पार्ट्स है क्या बॉटनी के? यस, ये बोटनी के भी 2 पार्ट्स हैं, जूलॉजी के भी 2 पार्ट्स हैं, आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी के भी 2 पार्ट्स हैं। हर एक पेपर के तुम्हारे 2-2 पार्ट्स हैं, और अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री है तो उसके 3 पेपर हैं। ओके सर। तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है क्या? सिलेबस नहीं लिया क्या? वो लेट ग्रुप में ज्वाइन हुए थे ना सर, इसलिए। नहीं, लेट तो ज्वाइन हो गए, वो तो कोई बात नहीं, सिलेबस होना चाहिए सबके पास। सिलेबस। ओके सर। सर बॉटनी की कौन सी बुक लेनी है? बॉटनी की बुक कौन सी लेनी?
एक तो देखो जेबीडी की जो बुक है वो बहुत बढ़िया है, देखी है मैंने, बहुत अच्छी है। ओ, उसके अलावा प्रदीप की बुक है, उसमें भी बढ़िया कंटेंट होता है हमेशा। प्रदीप की तो बहुत लंबे टाइम से हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रस्टेड है, वेल। तो इन दोनों में से कोई मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। उसके अलावा कोई जो तुम्हें ये हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आसपास अवेलेबल नहीं होती है, तो जौन सी बुक अवेलेबल हो वो ले लेना, लेकिन एटलीस्ट अपने पास रखना। और वो बुक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जरूर होनी चाहिए, ये ना हो कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की ले लो। बस ये बात है। मतलब ऐसा अच्छा। हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि तुम्हें यही बुक लेनी है, अपनी मर्जी से कोई भी बुक ले सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, सिलेबस लेना है, सिलेबस अपने साथ रखना है। उसका बहुत अच्छी बात तो ये है कि सिलेबस का एक तुम प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें ये पता चलता रहेगा कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, बार बार फोन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अपना एक प्रिंट आउट रखो जी, सिलेबस का एक प्रिंट आउट रखो, सारे सब्जेक्ट्स का, जितने भी तुम सब्जेक्ट्स पढ़ते हो सबका प्रिंट आउट रखो सिलेबस का, और उसमें से टॉपिक वाइज अपना पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना हो? सर मंडे को भी आपका लेक्चर होगा? मेरा लेक्चर होता है लास्ट 3 डेज, मंडे टू जो वेडनेसडे। फर्स्ट 3 डेज जो लेक्चर होता है वो रवि रघुवंशी सर लेते हैं। कॉलेज कब से आना श्रम नहीं? कॉलेज अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, ये कहा गया है कि अगर तुम्हें कोई समस्या हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में और अगर तुम कॉलेज आ सकते हो इजीली तो तुम कॉलेज आ सकते हो, अदरवाइज वहाँ ऑनलाइन भी कर सकते हो अटेंड। हाँ, क्या करते हैं? पास बनवाना था सर। पास के बारे में बात चल रही थी, कह रहे थे, बाकी तुम मैसेज डाल देना ग्रुप में। ओके सर। अब मुझे नहीं पता, अपने टाइम टेबल के हिसाब से देखो। ठीक है, तो अब एंड करते हैं मीटिंग को।